अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और बहुत सर हम आप बहुत धन्यवाद। सर टीवी पे तो हम आपको देखते रहते हैं, आपकी बात भी सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूंगी एज अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, चाहे इकोनॉमी को लेके कह लीजिए या पॉलिटिकल सिचुएशन जो यहाँ पर है। लेकिन रिसेंटली सर अभी कल की ही बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी सेनेट में बताया कि आईएमएफ की तरफ से ये शर्त भी है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के, उस पर भी रोक लगाई जाए, तभी फंड मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि मुसलसल तरह तरह की कंडीशंस आती जा रही हैं और अब जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी सवाल उठा है। किस तरह देख रहे हैं आप इसको? बहुत बहुत धन्यवाद आजू जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और मैं आपसे भी शो शुरू होने के पहले जो कह रहा था वो फिर से दोहराता हूँ कि दरअसल इस सवाल का असली जवाब तो शायद आप बेहतर देंगे, या मैं कहूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो वहाँ की जनता है। अब जो आईएमएफ ने नए सैंक्शंस कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए, जो नया जो कुछ थोप दिया है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखती। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को रोक दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स को थोड़ा-सा कर्टेल कीजिए, उस सब में मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। दिक्कत मुझे इस बात की दिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय जब पहली बार टेररिज्म की वजह से, टेररिस्ट कैंप्स के होने की वजह से, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके पाकिस्तान में होने की वजह से अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों ने कहा कि हम आपको मदद अब नहीं कर सकते हैं। पहली बार था, जो बहुत बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को एक बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड, मिला हुआ है, चाइना, उसकी वजह से कुछ और चीजें होती हैं जो एक इंटरनेशनल फोरम्स पर उसको लगा कि शायद अभी हमारा वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको इस तरह की मदद मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुनिया की सभी जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो आईएमएफ हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, या फिर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी जो ब्लैक लिस्टिंग है, उसने पाकिस्तान की असली तस्वीर सामने लाकर रखी। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ये मूल तरह समझने को तैयार नहीं। और जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूं तो पाकिस्तान के हुक्मरान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के सेना की बात कर रहा हूं, वहां की जो एजेंसियां हैं जो एक तरह से पाकिस्तान को गवर्न करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो सारी जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को शायद अब भी ये भान नहीं हो रहा है कि न तो अब आप युद्ध लड़ सकते हैं किसी भी देश से, विशेष करके भारत से, आपकी वो स्थिति रही नहीं। न तो आप इसके नाम पर लोगों को तैयार कर सकते हैं कि हम कुछ इस्लामिक राज कायम करेंगे। यहां तक कि जो एक बड़ा मुद्दा था, जिसको बार बार जो पाकिस्तान के भी बड़े, जो एक तरह से कहें कि आइडियोलॉग हुए, जो थिंक टैंक में जो लोग बड़े रहे, जो बड़े थिंकर्स हैं, वो कहते थे कश्मीर एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान को जिंदा रखता है। मतलब एकदम अचानक जोश आ जाता है, वो एकदम मरी हुई स्थिति में भी हो तो भी पाकिस्तानी का नेता, पाकिस्तान के लोग। लेकिन वो कश्मीर भी अब आपके हाथ से निकल गया। एक तो ये कि 370 खत्म होने के बाद भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें आप अब इस स्थिति में नहीं। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें भी ये स्थिति नहीं, क्योंकि अब उधर से भी खबरें आने लगी। पहली बार ये हुआ कि उधर से खबरें आने लगी। और उसकी वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पर बढ़े हैं, या कहें कि बड़े हो गए, तो लीडरशिप पोजीशन दिख रही। तो पीओजेके के जो लोग हैं वो बार बार वो खबरें आती हैं कि अब वो ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारा सिर्फ इस्तेमाल न करे, हमें कुछ दे भी, हमारी जो जिसको कहते हैं कि रोज की जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर करे। तो मैं इसको तो कोई खबर मानता ही नहीं कि आईएमएफ ने एक और टर्म कंडीशन लगा दी। मैं खबर इसको मानता हूं कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के जो अवाम है, वो इस बात को समझने को तैयार है, क्या एजेंसीज ये समझेंगी कि भारत के साथ मिलकर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उनको जो वो कहते थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, अब वो बुनियाद ही नहीं रही। वो मैंने आपको कश्मीर से लेकर इस्लामिक राज कायम करने से लेकर बताया, वो बुनियाद खत्म हो गई। क्या ये रियलाइजेशन उनको होगा? क्या इस हकीकत से वो खुद को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एक हिंदी में शब्द है,
आत्मसात करना, यानी अंदर से कोई आवाज आए, तो क्या वहां तक पहुंचेंगे क्या वो? सर, आपने 370 का जिक्र किया। अभी एक दिन पहले की बात है कि हमारे जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद, काफी मतलब एक्टिव हैं, वो टीवी चैनल्स के साथ भी काम करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिस पे काफी बात हो रही है यहाँ पे, कि उन्होंने कहा कि जी 2 साल पहले जो है ये बात की गई थी जब 370 हटाया था कश्मीर से, तो भारत ने पाकिस्तान से बात की थी और पाकिस्तान को बताया था हम ये करने जा रहे हैं, आपने बस सिर्फ थोड़ी बहुत अपना जो है प्रोटेस्ट करना है, या थोड़ी सी आपने अपनी जो भी भाषण देते हैं हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स वो देने, उससे ज्यादा बात नहीं करनी। और देखा भी यही गया कि 370 के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा बात सुनने में नहीं आई। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में बात हुई होगी? मैं इसे नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि ये हमेशा इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक जो निर्णय होते हैं, विशेष करके भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, और इस फैसले को तो मोदी सरकार ने, हमारे यहाँ का विपक्ष आरोप लगाता है कि उसको भी भरोसे में नहीं लिया, उससे भी पूछा नहीं, और उसके भी आगे की अगर बात करें तो शायद 370 अगर इस तरह से बातचीत करके हटाया जाता तो शायद वो स्थिति बन नहीं पाती। जब सारी तैयारी हो गई और उसके बाद भारत की संसद में हुआ, तो हो सकता है कि कोई ऐसे लोग जिसको कहते हैं कि जो नहीं होते हो, जो पर्दे के पीछे होते हो, उनके बीच कोई बातचीत हुई हो तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हम्म। स्ट्रेटेजिक तौर पर पब्लिक जिसको कहते हैं कि जिनको पब्लिक जानती है, पब्लिक लीडरशिप के तौर पर, चाहे यहाँ के लीडर हो या वहां के लीडरान हो, उनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। कई बार हम जर्नलिस्ट लोग एक काम और करते हैं, कई बार हम कई तरह की चर्चाएं सुनते हैं, तो उसमें से किसी एक बात को जो हमें अच्छी लगती है ना, उसको हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। हो सकता है कि हमें वो खबर ना पता हो, तो मैं इसको फिलहाल ऐसी ही खबर के तौर पर देखता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि कश्मीर को लेकर जिस तरह से कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था, कश्मीर मार्च था, बहुत बहुत सी चीजें हुई थी, आपको तो ध्यान में होगी सारी चीजें एक लाइन से। शायद पाकिस्तान को यह तो समझ में आ गया है कि इस वाले मसले पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी एजेंसीज हो या उनके लीडर हो। और आप अगर ध्यान से देखें, 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया, बाकायदा भारत की संसद से उसको अनुमोदित करके दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके जो एक लोकतांत्रिक तरीका है वो किया गया। उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग लगभग खत्म हो जाती है। उसके बाद से जो टेररिस्ट, एक तरह से कहें कि वो इंसिडेंट कुछ तो हो रहे हैं, लगातार कुछ लोगों को टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन लगभग वो खत्म हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस ये कह रही है कि अब कोई भी जो नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई कमांडर नहीं बचा है। तो अब ये हम्म। दोनों चीज इसको समझिए, एक तो ये कि पाकिस्तान की अपनी हालत खराब है, दूसरा जो ऐसे टेररिस्ट कैंप्स चलाने वाले लोग थे, या जो हम जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहें, टेररिस्ट कहें, सेपरेटिस्ट कहें, ऐसे लोगों की ताकत इसके बाद खत्म हुई। और जब ये खत्म होती हुई दिखती है, तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको लगता है कि ये हमारे भले के लिए, और जो पहले महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला साहब ये समझाते थे कि नहीं ये आपके भले के लिए नहीं, उनको अब ये लगने लगा है कि ये उनके भले के लिए है। सर, सीज फायर भी काफी टाइम से चल रहा है एलओसी के ऊपर, और यहाँ से भी जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कहा कि जी आगे जो है वो उस किस्म के क्लैशेस नहीं होने चाहिए, कश्मीर के अलावा बात की जानी चाहिए। अभी रिसेंटली आपके यहाँ एससीओ की जो मीटिंग चल रही है या होगी नेक्स्ट मंथ, उसमें जो है वो डिफेंस मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया पाकिस्तान से। आपको लग रहा है कोई बातचीत हो सकती है, अगर कश्मीर का इशू छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो है थोड़े टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? ये नहीं कह रहे कि बहुत दोस्ती हो जाए, लेकिन एक टेंशन जो बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, या ये कि ट्रेड जो बंद है, उसका कोई कोई उम्मीद लगती है उसकी आपको कोई? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो हम लोगों को तो उम्मीद लगनी ही चाहिए एक पत्रकार के तौर पर, भारतीय नागरिक होने के नाते भी, और दुनिया के भी संदर्भ में अगर हम देखें। देखिए, भारत और पाकिस्तान में बार बार एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, उसने एक जिद पकड़ी, वो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है आपने किया, शायद और अच्छा करते तो अच्छा होता, लेकिन एक देश के तौर पर आप फेल हुए। पाकिस्तान पूरी तरह से एक देश के तौर पर फेल हुआ। अब इस रियलाइजेशन के बाद वो कैसे चलना चाहते हैं, कोई तो मॉडल उनको तय करना पड़ेगा ना। और उसमें और कोई बात तो अपनी जगह है, आप अपने कैसे अपने देश में करेंगे, कैसे चलाएंगे, लेकिन भारत उनका पड़ोसी देश, भारत से ही वो निकले। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में से एक है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2028 तक तीसरी भी हो सकता है, जो अभी तक के अनुमान है वो बहुत तेजी में वो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने, आप इस बात के लिए उनकी प्रशंसा कीजिए और यहां पाकिस्तान की भी प्रशंसा की जानी चाहिए।
दोनों ने करीब करीब 2-3 साल हो गए, दोनों के बीच में कोई लड़ाई की खबरें नहीं आई। तो मैं तो एक तो ये कहूंगा कि ये बिल्कुल दोनों देशों की सेनाओं के लिए, लोगों के लिए और हुक्मरान के लिए जो नेता है उनके लिए ठीक है। अब अगर एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, वो जो बैगेज है वो अपना उतार के आते हैं, मतलब लौट के उनको कुछ कहना होगा, अपने यहां कह लेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको देना कहते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना है वो तय करके आए। और भारत को भी चाहिए कि अगर कोई बातचीत होती है तो बिल्कुल गोली बंद है तो बोली शुरू होनी चाहिए। यही कहते भी थे कि गोली और बोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती। हमारे यहाँ की विदेश मंत्री थी भारत की, सुषमा स्वराज जी, उनका वो भाषण मुझे हमेशा बहुत सुंदर भाषण दिया था। और मुझे लगता है कि जब गोली बंद है तो बोली शुरू हो, और किसी भी तरह का बैगेज लेकर डिफेंस मिनिस्टर ना आए, क्योंकि देखिए भारत में जो सरकार है वो बहुत क्लियर कट है, बहुत स्पेसिफिक बात करती है, बहुत फोकस्ड बात करती है, उसके एजेंडे में किसी से दुश्मनी नहीं है। नरेंद्र मोदी को इतना, एक जिसको कहते हैं ना कि भारत में है, यहाँ के हिसाब से कहा जाता था कि अरे वो तो मुसलमान विरोधी पार्टी में है, ऐसे भी कहा जाता है, उसके बावजूद जब उनको रिस्क लेना हुआ, जोखिम लेना हुआ, तो देश के अगल बगल जितने देश हैं, भारत के अगल बगल, वो चले गए नवाज शरीफ के यहाँ मिलने, उनकी माता जी से भी मिल के आए। हालांकि उसको लेकर आज तक यहाँ विपक्ष उनकी आलोचना करता है। सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों देशों के नेता ये कहेंगे कि हम वो भाषणबाजी बंद करके सचमुच इस रीजन की जरूरत है, क्षेत्र की जरूरत है। वैसे ही अफगानिस्तान बहुत वल्नरेबल है, जिस तरह तालिबान के बाद वहां की खबरें आती हैं, वहां के लोगों के मानवाधिकार खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान में भी वो ऐसा होता हुआ दिखता है, कई बार वो बहुत अति होती दिखती, एक्सट्रीम पे जाते हुए दिखते हैं। तो बेहतर होगा कि वहां से लौटे और जिस तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें कैसे ये जो एशिया है, ये जो उप महाद्वीप है, इसमें कैसे बेहतर तरीके से हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। और बेहतर होगा, मैं उम्मीद भी करता हूं और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत तो अवश्य होगी। बिल्कुल ठीक। सर बहुत से लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब की ही गवर्नमेंट होती तो शायद भारत के साथ टर्म्स काफी बेहतर हो गए होते, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पर आए थे मोदी जी उनकी नवासी की शादी में। लेकिन ये भी एक खास इंप्रेशन पाकिस्तान में पाया जाता है बहुत से लीडर्स में और लोगों में कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो पाकिस्तान से टर्म्स बेहतर हो सकते थे, और बीजेपी के गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक परसेप्शन बहुत खराब सा है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसका आधार है, जो मूल रूप से वो कहती है कि हम देश के हिंदुओं का जो उनका जो भी जिसको हम कहते हैं कि उनके हक अधिकार बहुसंख्यक हैं, उनको दूसरी तरह से देखा गया। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, लेकिन कमाल की बात यह कि मुस्लिम अपीजमेंट करने के बावजूद भी मुस्लिमों की दशा कांग्रेस के राज में नहीं सुधरी, ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में सुधरती है। जिस अभी नागालैंड का एक उदाहरण दे, जिसे कहा जाता है कि हिंदू के अलावा कोई और राजनीति नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। नागालैंड और मेघालय 2 राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहां सहयोगियों के साथ सरकार है, वो क्रिश्चियन स्टेट है, वहां क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आप परसेप्शन के तौर पर कैसे देखते हैं, लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी अभी क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच पाकिस्तान विरोधी है? तो एक बड़ी बात मैं आपको कहता हूं, ये पूरे पाकिस्तान को अवश्य सुननी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से हिंदू संगठन करने वाला है, लेकिन कमाल देखिए कि अभी जब पाकिस्तान में ये क्राइसिस है, और मैं नहीं जानता, आप सही स्थिति बताएंगी, कोई कह रहा है 250 रुपया किलो आटा बिक रहा है, ऐसे ही अलग अलग चीजों के बहुत महंगे दाम हो गए, पेट्रोल डीजल भी शायद इसी रेट पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत के पास इतना ज्यादा बफर स्टॉक है, हमारा पड़ोसी देश मुश्किल में है, और हम बिल्कुल, वो लड़ेगा तो हम उससे लड़ेंगे। वो लोग हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो 10-20 लाख टन गेहूं तो भिजवा दे उनको, रोटी कोई नहीं खाए ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसे तो कृष्ण गोपाल जी को संघ के बड़े अधिकारी हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अधिकांशतः मुसलमानों के पेट में तो रोटी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा कोशिश किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे ज्यादा खतरा किसने लिया पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने के लिए? नरेंद्र मोदी ने। इस तरह से कोई अपना दौरा छोड़ के और बीच में जाकर और जाके मिल लेता है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है वो सबसे बड़ी समस्या है। यहां किसकी गवर्नमेंट रहेगी वो छोड़ दीजिए,
पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट कब तक रहेगी ये तो पता चले, वहां ये तो तय हो ना कि कौन फैसले लेगा। मुझे लगता है कि अगर वहां की जनता अपना नेता ठीक से तय कर ले तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं, उसमें कांग्रेस या भाजपा का होना नहीं है। और मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी किसी भी पड़ोसी देश के साथ रिश्ते नहीं खराब रखना चाहते, और कोई भी नहीं चाहता, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। लेकिन चूंकि एक परसेप्शन है कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स करती थी, मुस्लिम अपीजमेंट होता था, तो वो हमारे पक्ष में है, और ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं इसलिए हमारे विपक्ष में है। लेकिन जो कुछ हुआ है घटनाक्रम, उससे ये साबित नहीं होता, उससे उलट साबित होता है कि ये भले चाहे जैसे दिखते हो, लेकिन ये चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हो। आखिर पिछले 2-3 सालों से सीज फायर है ना, गोलियां नहीं चल रही है ना, तो मैं तो कह रहा हूं गोली बंद हुई है, गोली बोली की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, भारत में भी बहुत बार इस किस्म की बात उठती है कि सेक्युलर के नाम पे लोग कहते हैं कि जी नहीं, ये जो है वो हिंदू देश बन गया है। तो क्या हर्ज है अगर एक बार यही डिक्लेयर कर दिया जाए, इसलिए कि जो हिंदू हैं वो तो ज़्यादा है ना, मतलब वो उस रिलीजन को मानने वाले लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में ज़्यादा हैं। तो अगर इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हो सकती हैं, और तो फिर एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती, आपके ख्याल में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कॉन्सेप्ट के तौर पर जब हम कहते हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत से लोग ये बात करते हैं, हमारे देश में कई बार बहुत से नेता भी कहते हैं। लेकिन जितने भी चाहे सत्ता में नेता हो, खुद प्रधानमंत्री हो, सबकी एक बात बहुत स्पष्ट है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिहाज से चलने वाले लोग हैं। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो संविधान सभा की बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है, हर विषय पर खूब बहस हुई है। बिना कहे मैं ये मानता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। हिंदू राष्ट्र होना मतलब ये नहीं है कि आप कोई हिंदू रहेंगे दूसरे नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब हिंदुओं से जुड़े हुए कुछ जीवन के आचार विचार व्यवहार है, जिसको हम कहते हैं कि डेली प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे वो रहते हैं, अंग्रेजी में जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं। तो मैं उसको कहता हूं कि उस लिहाज से ये है। लेकिन आज के संदर्भ में इसको अलग से कोई हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, ये मैं नहीं मानता उसको। जहां तक कि इस्लामिक कंट्रीज की बात है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान इस हाल में पहुंच गया है, क्यों नहीं वो सारे देश में मिलकर और संभाल लेते? नहीं संभालते हैं ना, क्योंकि उनको अपने हित देखने हैं। और वो सारी इस्लामिक कंट्रीज देखती हैं कि कहां ट्रेड होगा, कहां उनके कारोबारियों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर मिलेगा, कैसे वो ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाले कॉन्सेप्ट पे अब बात करने की आवश्यकता रही नहीं गई। और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बात होती है, कई लोगों को कई बार लगता है, कई बार ये भी लगता है कि भाई देखिए हिंदुओं का देश, और सचमुच हिंदुओं का कोई देश अलग से नहीं। एक नेपाल अपने को हिंदू राष्ट्र कहता था, वहां भी कम्युनिस्ट शासन आ गया। लेकिन मूल चीज ये है कि उस व्यवहार को बचाने में कामयाब है क्या। और हिंदू होने का मूल मतलब मैं ये मानता हूं कि किसी के भी विचार से सहमति असहमति भले हो, लेकिन विचार जो दूसरा रखता है उसको खत्म कर देंगे, उसका गला काट देंगे, उसको मार देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, ये हिंदू विचार नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र वैसे ही है, इसको अलग से कोई घोषित करने की जरूरत नहीं। ये भारतीय संविधान से ही चलेगा, जिस तरह से है, जो उसमें कमियां होंगी हम उसको दूर करेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना भी चाहिए। सर, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें, आपको लग रहा है कि इस मुश्किल में से जो इस वक़्त मौजूद है, चाहे इकोनॉमी को देख लें या चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में जिस तरह से लड़ रही हैं, और साथ-साथ आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट का रोल, आपको लग रहा है कि इस मुश्किल से पाकिस्तान निकल आएगा, या मज़ीद प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, मुझे तो अभी ये और गहराता हुआ दिख रहा है और मुश्किल बढ़ती दिख रही है। उसके पीछे वजह ये है कि जब इस स्थिति में देश पहुँचता है, आपके यहाँ एक जिसको कहते हैं ना कि यूरेका मोमेंट आया था जब इमरान खान आए थे। लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। मतलब जिसको हुँ। कहते हैं ना कि वो जो कोई ऐसी फ़िल्म हो जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ी बनने वाली है, ब्लॉकबस्टर है, वो बॉक्स ऑफिस पे वो पिट जाए। तो पता चले कि उसमें कुछ था ही नहीं, वो तो बस एकदम से हवा-हवाई सारी चीज़ें थी, ना स्टोरी लाइन थी, ना डायरेक्शन था, ना सिनेमेटोग्राफी थी, ना एक्टर थे, कुछ भी नहीं था। इमरान खान की वो स्थिति हो गई। लेकिन इसके बावजूद अभी जो वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत है। एक बड़ा वर्ग है जिनको लगता है कि भाई ये ठीक कर रहा है। दूसरी ताकत है जो शरीफ परिवार के साथ है। और पाकिस्तान में और भले कितने भी दल हों छोटे बड़े, लेकिन एक तरह से कहें तो यही दोनों राजनीतिक ताकतें हैं। अब ये देश के भले के लिए कुछ करना चाहती हैं, यानी उनको लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इसमें कुछ भला हो, या वो ये सोच रहे हैं चलो ठीक है, कितना भी बुरा हो, एक मुल्क रहेगा जिसपे हम कभी न कभी शासन कर लेंगे। हुँ। अगर दूसरी वाली मानसिकता बनी हुई है जो दिख रही है मुझे, तो अभी तो बहुत गहरे जाने वाले हैं।
लेकिन अगर इससे उबर पाए और मुल्क बेहतर करने के लिए पाकिस्तान, तो सबसे अच्छा जरिया है कि आप जहां से अलग होकर गए हैं उनके साथ आइए, उनके साथ रिश्ते बेहतर कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत जब संघर्ष कर रहा था स्वतंत्रता के बाद, हम दोनों एक साथ अलग अलग हुए और पाकिस्तान तो हम ही से अलग हुआ। मैं ये मानता हूं कि अगर आज भी पाकिस्तान ये समझ सके, वो जिस चीन पर डिपेंडेंसी रखता है उस चीन से उसका स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। एक चीनी और एक पाकिस्तानी साथ साथ खड़े हो जाएं तो बात भी नहीं कर पाएंगे। अर्जू जी, कभी बात संभव है क्या? बिल्कुल वो बिल्कुल से। जैसे नहीं है, वो एक हम्म जैसे हैं ही नहीं, और उनकी जरूरतें भी एक जैसी नहीं है, उनका स्वभाव भी एक जैसा नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। और यहां भले आप लाख कह लें, मोदी के ऊपर आरोप लगा लें, भाजपा के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, या लेकिन सच बात यह है कि यहां कहीं ऐसा मुस्लिमों को लेकर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज हम्म, तरीके से कुछ ऐसा नहीं होता। छिटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन बिल्कुल। चीन में तो लगातार मुस्लिमों पर उसी तरह की चीजें हो रही हैं। हम्म उनको खत्म कर दिया जा रहा है, वहां तो कुरान शरीफ और अल्लाह के ऊपर भी एक से एक टिप्पणियां होती हैं। वहां तो जाने क्या क्या चीजें सुनने में आता है, नई कुरान उन्होंने लिख दी। अब हम तो जानते नहीं, हम चीन गए नहीं, हम्म लेकिन उसके बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो सिर्फ इसलिए कि अच्छा चलो कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो दे नहीं रहा है, वो पाकिस्तान को बिल्कुल। कर रहा है। जितने प्रोजेक्ट आए उसके वो सब अनवायबल हैं। वो अनवायबल प्रोजेक्ट्स को इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक डिफेंस के तौर पर, रणनीतिक तौर पर वो दिख रहा है। तो अभी तक तो हो सकता है उसको ये भ्रम रहा हो, लेकिन अब उसको ये भ्रम भी नहीं होगा कि भारत कहीं से भी उससे कमजोर पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर नए सिरे से देखने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ेंगे, इस्लामिक राज कायम करने के चक्कर में पड़ेंगे, कश्मीर लेने के चक्कर में पड़ेंगे, तो पाकिस्तान की और ज्यादा दुर्गति हो सकती है। बेहतर तरीका ये होगा कि वो आवाम की भलाई के लिए सोचें। मुल्क पाकिस्तान मुल्क जो है वो कैसे बेहतर हो सकता है और उसमें भारत कैसे उसके साथ खड़ा हो सकता है। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, हर मुसीबत में भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी और चीन का हाथ पकड़े रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, और यही हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को यहाँ पर लोग सुने और कुछ ना कुछ सीख कर इसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आजू तो जी, वाकई में बहुत हाल खराब है जी। हम तो आदर्श स्थिति चाहेंगे, हालांकि ये संभव नहीं है, बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग तो शायर वायर हैं नहीं कि कभी कोई शायरी वायरी का फेस्टिवल हो तो चले जाएं। हम लोग तो खाटी पत्रकार लोग हैं। इस बिल्कुल तरह के रिश्तों के, इस तरह के कड़वे माहौल में नहीं तो हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के जैसे आमने सामने भी बात हो, हम वहां होनी भी बोले चाहिए। और वो हमें सुने। लेकिन शायद ये हालात ही नहीं है। पाकिस्तान से तो कोई आके यहाँ बोल सकता है, लेकिन शायद यहां से वहां जाकर इस तरह की बात बोलने की स्थिति नहीं है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि कभी ये स्थिति बने, हम लोग आमने सामने बैठकर बात करें। बिल्कुल सर, होनी चाहिए, इसलिए कि आपने सही कहा कि शायर वगैरह तो आ जाते हैं। अभी जावेद अख्तर साहब आए थे और जाते जाते कुछ उल्टा सुल्टा बोल गए तो उनको लगता है दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन सर ऐसा होना चाहिए कि सच्चाई भी बोल पाए और सामने जी, वाला सुने भी, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया।